आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद किन किन पॉइंट्सों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। सो आज की वीडियो बेसिकली अकाउंटेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक बिजनेसमैन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन से कंप्लायंस होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद सेल्स से रिलेटेड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड हमारा पॉइंट होगा परचेज या एक्सपेंस से रिलेटेड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट होगा सैलरी, मीन्स सैलरी के रिगार्डिंग आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, राइट। फिफ्थ हमारा पॉइंट है बैंक स्टेटमेंट, राइट। तो बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड जिन भी बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी हमने इसमें डिस्कशन किया है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट हो गया कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड है कि कैश पेमेंट आपको करते टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है एंड कैश लेते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है या क्या लिमिट्स हैं। एंड सेवंथ अपना पॉइंट होगा लोन ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। एंड एट्थ हमारा पॉइंट होगा रिकॉर्ड कीपिंग की जो भी हम बिल्स, बैंक स्टेटमेंट, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कितने टाइम तक उनको संभाल के रखना है, राइट। एंड लास्ट नाइन्थ पॉइंट हमारा है आधार लिंकिंग विद मोबाइल नंबर। देखिए आज के टाइम में आधार का मोबाइल से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आगे वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है लिस्ट ऑफ कंप्लायंस, राइट। सो आपकी किसी भी टाइप की कंपनी रजिस्टर्ड है, वेदर इट्स ए प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सभी केसेस में कुछ मिनिमम कंप्लायंस होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, राइट। उनको फाइल करना मैंडेटरी है। इनकेस हमने फाइल नहीं किया विद इन टाइम तो उसमें हैवी पेनल्टी लग सकती है। सो आपको बेसिकली एक जस्ट लिस्ट बनानी है कि आपकी कंपनी के केस में कौन कौन से मैंडेटरी कंप्लायंस एप्लीकेबल हैं और उनकी लास्ट डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, एंड इन केस ड्यू डेट मिस हो गई तो उनकी पेनल्टी क्या होगी, राइट। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको भी एटलीस्ट अपने लेवल पे पता होगा कि कौन सा कंप्लायंस कब करना है। कंप्लायंस की ड्यू डेट निकलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, राइट। सेकंड हमारा पॉइंट है सेल्स से रिलेटेड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, राइट। सो पहला पॉइंट है इसमें इनवॉइस फॉर्मेट। देखिए अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग इनवॉइस का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इनवॉइस रेज कर सकते हैं। अगर आपका इनवॉइस का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ नहीं है तो मे बी पॉसिबल आप पर पेनल्टी लग जाए। और अगर आपका माल रास्ते में जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ लिया, उस टाइम पे उन्होंने इनवॉइस चेक किया, उसका फॉर्मेट सही नहीं है तो उस टाइम पे भी आपका पेनल्टी लग सकती है। सेकंड हमारा पॉइंट हो गया इनवॉइस सीरियल नंबर। देखिए आपका इनवॉइस का सीरियल नंबर जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बहुत से इनवॉइस नंबर ऐसे आते हैं जो जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो अगर आपका इनवॉइस सीरियल नंबर जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं कि हमारा इनवॉइस की जो सीरीज़ है वो अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ है या नहीं। प्रोडक्ट एचएसएन कोड एंड जीएसटी रेट। देखिए हर प्रोडक्ट का जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग एचएसएन कोड डिफाइंड है, राइट। सो आप मेक श्योर कीजिए कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका आप एचएसएन कोड भी बिल पे मेंशन कर रहे हैं और प्लस वो एचएसएन कोड करेक्ट है, राइट। एंड उसी एचएसएन कोड के अकॉर्डिंगली ही आप जीएसटी की पेमेंट कर रहे हैं, जो भी आपका जीएसटी का रेट है। सर्विस सैक कोड एंड जीएसटी रेट। देखिए प्रोडक्ट के केस में एचएसएन कोड होते हैं, सेम सर्विस के केस में सैक कोड होते हैं, राइट। जैसे ये न्यूमेरिक नंबर होते हैं जो स्पेसिफिक सर्विस को असाइन किए गए हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आपकी सर्विस के केस में क्या सैक कोड एप्लीकेबल होगा वो आप अपने कंसल्टेंट से बात करके फाइनल कर लीजिए और उस सैक कोड पर क्या जीएसटी रेट एप्लीकेबल है ये भी आप कंफर्म कर लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी ई वे बिल एप्लीकेबिलिटी। देखिए अगर गुड्स का मूवमेंट होता है तो उस केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है, राइट। फॉर एग्जांपल यूपी के लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है तो उस केस में जीएसटी ई वे बिल मैंडेटरी होता है। इन केस जीएसटी ई वे बिल नहीं बनाया है तो रास्ते में माल पकड़ा गया तो वो सीज कर लेते हैं और उस पर पेनल्टी लगा लेते हैं, राइट। तो जीएसटी ई वे बिल के रिगार्डिंग जो भी लॉज हैं वो आप एक बार अपने कंसल्टेंट से बात करके फाइनल कर लीजिए। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है रिसीट। देखिए जो भी आप सेल कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ऑब्वियस आपको पेमेंट रिसीव होती होगी। सो हर इनवॉइस के रिगार्डिंग आपको डेटा मेंटेन करना है कि पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट किस डेट को पेमेंट आया, कितना अमाउंट आया एंड वो मोड क्या था उसका, मीन्स वो कैश में है, अकाउंट में था, किस डेट को पेमेंट मिला है, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, किस टाइप से पेमेंट मिला है, राइट। सो ये आपको हर इनवॉइस की रिगार्डिंग उसकी पेमेंट का डिटेल भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया परचेज एक्सपेंस रिलेटेड। देखिए इसमें इनवॉइस या वाउचर, और देखिए परचेज का जो भी आपका बिल होते हैं, ठीक है, या सपोर्टिंग वाउचर,
उसको आपको अपने रिकॉर्ड में रखना है, राइट। जो भी आप पेमेंट करते हैं मेक श्योर उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आपके पास प्रूफ है। मैक्सिमम केसेस में तो इनवॉइस ही मिलता है, टैक्स इनवॉइस। इनकेस टैक्स इनवॉइस नहीं है तो आप बिना टैक्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर भी इनवॉइस इशू कर सकता है, ठीक है, या फिर उसके सपोर्टिंग में कोई वाउचर, बट एटलीस्ट आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए उस पेमेंट के रिगार्डिंग। करेक्ट जीएसटी नंबर, देखिए जब भी कोई आप परचेज करते हैं या एक्सपेंस करते हैं सो मेक श्योर कि जो बिल में आपका जीएसटी नंबर लिखा है वो करेक्ट है। इनकेस आपका जीएसटी नंबर सही नहीं लिखा है तो वो ऑनलाइन रिटर्न भी आपकी अपडेट नहीं हो पाएगी और इस वजह से आपको जीएसटी का बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा। सो मेक श्योर जब भी आप परचेज करते हैं जीएसटी नंबर जरूर क्रॉस चेक करें। देखिए नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो भी बंदा सेल कर रहा है जीएसटी ई वे बिल की लायबिलिटी उसी की है, बट ऐसा नहीं है, राइट। जीएसटी ई वे बिल बेसिकली सप्लायर, बायर एंड ट्रांसपोर्टर तीनों बंदों को ई वे बिल का ऑप्शन दिया गया है। सो इनकेस सप्लायर निकाल देता है ई वे बिल दैट इज़ बेस्ट। इनकेस सप्लायर नहीं निकाल पाता तो उसके बाद अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है, उसको चेक करना है कि इन केस ई वे बिल एप्लीकेबल है आपकी परचेज पे तो आपको ई वे बिल जनरेट करना है, या तो आप खुद कर लीजिए अदरवाइज सप्लायर को फोर्स कीजिए कि ई वे बिल जनरेट करके दें। अभी कुछ केसेस में ऐसा भी हमारे पास फ़ोन आता है कि गलती से ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ तो सप्लायर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है पेनल्टी की, एंड लास्ट में बायर को ही पेनल्टी पे करनी होती है, अदरवाइज उसको जीएसटी डिपार्टमेंट माल छोड़ते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टीडीएस लायबिलिटी। देखिए आजकल क्या है, सेल ऑफ गुड्स हो या फिर एक्सपेंसेस हो, ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट के कुछ टीडीएस की लायबिलिटीज़ रहती हैं, राइट। सो आप एक बार अपनी लिस्ट बना लेना कि किस टाइप के एक्सपेंसेस पे आपके केस में टीडीएस की लायबिलिटी आती है, उसका क्या रेट रहेगा, कब आपको टीडीएस की पेमेंट करनी है। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है पेमेंट। देखिए जब भी आप कोई परचेज या एक्सपेंस करते हैं, राइट, उसके अगेंस्ट में आप इनवॉइस या वाउचर भी ले लेंगे, राइट। सो आपको डिटेल भी मेंटेन करनी है कि एक पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट आप या एक्सपेंस के अगेंस्ट आपने किस डेट को पेमेंट की है, कितना अमाउंट पेमेंट किया है और किस टाइप से पेमेंट किया है। लाइक आपने कैश दिया उनको, आपने उनको अकाउंट ट्रांसफ़र किया, पेटीएम किया, गूगल पे किया, किस टाइप से पेमेंट किया है, ये आपको इनवॉइस वाइज डिटेल मेंटेन करनी है, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सैलरी। देखिए एम्प्लॉय की केस में मेक श्योर कि जो भी एम्प्लॉयज़ आपके पास काम करते हैं आप उनकी डिटेल मेंटेन करें, जैसे फ़ोटो, उनका पैन कार्ड आप ले लीजिए, उनका आधार कार्ड आप ले लीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए, उनका मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इस रिगार्डिंग है कि जब भी आप सैलरी की पेमेंट करें हमेशा अकाउंट से ही पेमेंट करें। मैंने देखा है कुछ केसेस में क्या होता है, लोग कैश विड्रॉल करके उनको कैश पेमेंट करते हैं, बट हमेशा याद रखिए कैश पेमेंट हमेशा ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है। और दूसरा, कल को अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ गया और आप बोलते हैं कि हमने ये सैलरी का पेमेंट दिया है, तो आपके पास एक तो एम्प्लॉय की डिटेल होनी चाहिए जस्टिफाई करने के लिए कि ये हमारे एम्प्लॉय थे, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग फ़ोटो, पैन, आधार ये सब मेंटेन आपको करना है। और दूसरा, अगर आप बैंक से पेमेंट करेंगे तो कल को वो एम्प्लॉय भी डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे सैलरी की पेमेंट नहीं मिली है। इवन डिपार्टमेंट भी उसको एक्सेप्ट करेंगे कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, तो चांसेस है कि ठीक होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैंक स्टेटमेंट, राइट। देखिए बैंक स्टेटमेंट को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप हो गया रिसीट साइड एंड आपका दूसरा हो गया पेमेंट साइड, राइट। अगर मैं रिसीट साइड की बात करूं, देखिए जो भी आपके अकाउंट में पैसा आता है आपको वीकली या फिर हर 10 से 15 दिन में डिटेल मेंटेन करनी है एक्सेल में कि जो भी पेमेंट आ रहा है उसकी डेट क्या है एंड उसकी पार्टी का नाम क्या है जिससे पेमेंट आ रहा है एंड उसका पर्पस क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 2-3 टाइप से पेमेंट आ सकता है। पहला हो गया आपने जो सेल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट पेमेंट आया हो, राइट। तो आपको क्या करना है, पार्टी का नेम लिखना है किस पार्टी से पेमेंट आया है एंड नेचर या पर्पस में लिखना है कि अगेंस्ट इनवॉइस नंबर दिस फॉर सेल, ठीक है। इस टाइप से आप लिखेंगे कि ये सेल के अगेंस्ट पेमेंट है और पार्टी का नाम लिखेंगे। एंड मे बी पॉसिबल आपके अकाउंट में पेमेंट लोन के रिगार्डिंग आए, राइट। और इसी टाइप से मतलब कोई भी पेमेंट हो सकता है जो आपके अकाउंट में आ रहा है। जस्ट सिंपली आपको डेट लिखनी है, पार्टी का नाम लिखना है एंड उसका नेचर या पर्पस किस रिगार्डिंग पेमेंट आया है वो आपको लिखना है। और ये आप मतलब वीकली या 10 डेज़ में एक बार ज़रूर बैठ जाएं, सो दैट अगर ज़्यादा गैप हो जाएगा आपको नोट डाउन करने में तो मे बी पॉसिबल आपको याद नहीं रहे। एंड नेक्स्ट हमारा हो गया पेमेंट। देखिए बैंक स्टेटमेंट में जो भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको डेट ऑफ पेमेंट लिखनी है, किस पार्टी को पेमेंट किया है, पार्टी का नाम लिखना है और उसका पर्पस लिखना है कि किस पर्पस से आपने पेमेंट किया है, राइट। फॉर एग्जांपल आपने पेट्रोल के रिगार्डिंग पेमेंट किया है तो आप पार्टी का नाम लिख देंगे,
मतलब इंडियन ऑयल इस टाइप से कुछ भी, और पर्पज़ लिख देंगे पेमेंट का कि ये पेट्रोल के एक्सपेंस हैं। फॉर एग्जांपल आपने परचेज या एक्सपेंस के रिगार्डिंग पेमेंट किया है तो आप लिख देंगे कि XYZ पार्टी को पेमेंट किया है एंड ये परचेज के रिगार्डिंग है। इनवॉइस नंबर आप लिख सकते हैं कि उस इनवॉइस के रिगार्डिंग हमने ये पेमेंट किया है। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है मंथली बैंक रिकन्सिलेशन। देखिए अपने अकाउंटेंट से आप बात कर सकते हैं कि वो हर महीने आपका बैंक रिकन्सिलेशन बना के दें। इससे क्या होता है, कोई भी आपका जो भी अकाउंटिंग होती है उसमें और जो आपका एक्चुअल बैंक बैलेंस है उसमें जो भी गैप होता है वो इससे पता लग जाता है किस रीज़न से डिफरेंस आ रहा है बुक्स में और आपके बैंक स्टेटमेंट में, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैश ट्रांजैक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैंने बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैश रिसीट फ्रॉम ए पर्सन, एक रिसीट वाला पार्ट हो गया, दूसरा पेमेंट वाला पार्ट हो गया। देखिए अगर मैं कैश रिसीट एक्सेप्टेंस की बात करूं तो मैक्सिमम आप सिंगल ट्रांजैक्शन के केस में 2 लाख रुपए एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला आपको, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए कैश में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड इसमें आपको ध्यान रखना है पॉइंट, एग्रीगेट एनुअल लिमिट। देखिए मे बी पॉसिबल आप किसी बंदे से 10-10 हज़ार रुपये हर रोज एक्सेप्ट करते हैं, तो इस केस में जो साल का हो गया तो वो मतलब 3 लाख से ऊपर पेमेंट हो जाएगा 10-10 हज़ार के हिसाब से। तो लॉ ने एग्रीगेट एनुअल लिमिट भी एप्लीकेबल है यहाँ पे जो कि 2 लाख है। तो आई विल एडवाइज कि आप किसी भी सिंगल ट्रांजेक्शन में 2 लाख नहीं लें और किसी भी एक पार्टी से मैक्सिमम 2 लाख से ज़्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं करें एक साल में। इन केस आप एक्सेप्ट करते हैं तो मे बी पॉसिबल आप पर पेनल्टी लग जाए। कैश पेमेंट टू ए पर्सन, देखिए ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि कैश एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग या रिसीट्स, ठीक है। नीचे मैंने डिस्कस किया है कैश पेमेंट। देखिए कैश पेमेंट की जो लिमिट है वो कैश रिसीट से अलग होती है। कैश पेमेंट की मैं बात करूं तो सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट वो 10,000 है। फॉर एग्जांपल आपका कोई खर्चा है जिसका 15,000 का बिल है, तो आप मैक्सिमम उस पार्टी को एक दिन में 10,000 का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट है। अगर मैं पूरे साल की बात करूं लिमिट की तो अगेन 2 लाख है, ठीक है। तो मतलब दोनों चेक करना है आपको, सिंगल ट्रांजैक्शन आपका 10,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और पूरे साल में 2 लाख से ज़्यादा किसी को पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कोई सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सिंगल ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे करते हैं हम 8-8 हज़ार रुपये रोज़ की पेमेंट करेंगे, तो आपका इस हिसाब से तो 2 लाख क्रॉस कर जाएगा साल का। तो लॉ के अकॉर्डिंग आपको सिंगल पेमेंट 10,000 से ज़्यादा नहीं करनी और पूरे साल में एक पर्सन को 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट नहीं देना है, ठीक है। एंड ये मेरा सजेशन है, अवॉइड कैश एज मच एज पॉसिबल। देखिए कैश पेमेंट हमेशा डाउटफुल रहता है या कैश रिसीट हमेशा डाउटफुल रहती है। अगर आउट के अकाउंट में पेमेंट आ रहा है तो वो ऑथेंटिक माना जाता है। रीज़न बीइंग कि जो बंदा पेमेंट कर रहा है या जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो डिफाइंड है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि मैं कैश में, तो क्या है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया कि मैंने 5,000 रुपये किसी को कैश पेमेंट किया है, तो मैं अपने हिसाब से उस कैश को घुमा सकता हूँ कि मैंने राम को दिया, शाम को दिया, XYZ को दिया, राइट। बट इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट और रिसीट थ्रू बैंक अकाउंट, आप ये नहीं कह सकते कि पेमेंट मैंने जिस अकाउंट से आ रहा है उससे अलग किसी बंदे से लिया है, क्योंकि इसमें तो डिफाइन हो गया ना इस अकाउंट से इस अकाउंट में है, ठीक है। सो अवॉइड कैश एज मच एज पॉसिबल। इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी ट्रांजैक्शन की और ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा। क्योंकि कैश में क्या होता है, आप कभी कभी ऐसा होता है कैश में खर्चा करते हो और वो भूल भी जाते हो, बट बैंक के थ्रू करेंगे तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोन ट्रांजैक्शन। देखिए लोन का ऐसा नहीं है, आप अपनी कंपनी में कभी भी किसी से भी लोन ले सकते हो। इसके रिगार्डिंग भी आपकी लिमिटेशन है कि आप किससे लोन ले सकते हैं किसके नहीं, और ये लिमिटेशन बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP के केस में ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। तो कभी भी लोन लेने से पहले आप एक बार अपने कंसल्टेंट से एक बार ज़रूर डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। सो अगर मैं आपको एक जनरल एडवाइस दूं तो आपके जो भी रिलेटिव है, मतलब फैमिली मेम्बर, ब्लड रिलेटिव से आप लोन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कुछ लोन का प्लान है तो एक बार कंसल्टेंट से ज़रूर बात करना। और लोन के केस में आपको जो डिटेल मेंटेन करनी है वो आपको एक नेम, किस पार्टी से लिया है, उनका एड्रेस क्या है, उनका पैन नंबर क्या है, ठीक है। कल को डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो डिपार्टमेंट आपसे ये 3 चीज़ें मांग सकता है, राइट। एंड देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोन टेकन एंड लोन रिपेमेंट मस्ट बी थ्रू बैंक अकाउंट ओनली। देखिए अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ कैश लोन अलाउड नहीं है, राइट। सो जब भी आपका लोन का प्लान बने तो हमेशा ट्राई कीजिए कि बैंक के थ्रू ही हो, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग। देखिए डिफरेंट लॉ एप्लीकेबल होती हैं, जैसे GST लॉ के अकॉर्डिंग 6 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। रिकॉर्ड मतलब आपका सेल के बिल, परचेज के बिल, बैंक स्टेटमेंट और दूसरे आपके जो भी एक्सपेंस के बिल हैं,
तो जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग 6 साल तक रखना है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 7 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करनी है। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में एप्लीकेबल होता है, एनएलएलपी में तो उसके अकॉर्डिंग 8 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। एंड कुछ दूसरे लॉज भी हैं जिसमें 10 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट 10 साल तक अपने सारे रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखिए, सो दैट कल को अगर कोई नोटिस आ जाता है तो आपके पास सारी डिटेल अवेलेबल हो, राइट। अदरवाइज क्या है, आपको पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आधार लिंकिंग विद मोबाइल नंबर। देखिए आज के टाइम में आधार अगर मोबाइल से लिंक है तो बहुत सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो आपको ईजिली हो जाएंगी, और ये बेसिकली आपका टाइम भी बचाता है और ईजिली भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न वेरिफिकेशन, ये 2 मिनट लगते हैं वेरिफिकेशन में आधार के थ्रू, अदरवाइज हफ्ते से 10 दिन लगता है मैनुअल ITR को बेंगलोर भेजने में। आपका इनकम टैक्स का पासवर्ड भी 2 मिनट में रीसेट हो जाता है, अदरवाइज बहुत इश्यूज होते हैं, और DSC आपको बनवाना पड़ता है जो कि 1000-1500 रुपये का खर्चा होता है। आपका GST रजिस्ट्रेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आधार के थ्रू वेरिफिकेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन जल्दी आ जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार नंबर मैंडेटरी होता है, मोबाइल से लिंक हो, एंड आपका ऑथराइज सिग्नेटरी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी आपका आधार मोबाइल के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर न्यू पैन एप्लीकेशन है तो अगर आधार मोबाइल से लिंक है तो वो भी इजीली हो जाती है और जल्दी आपको पैन नंबर अलॉट हो जाता है। और डीमैट अकाउंट, इस टाइप के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इन केस आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप करा लीजिए। एंड मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि मोबाइल नंबर के अलावा अगर ईमेल ID भी आप अपडेट करा सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मोबाइल पे OTP नहीं आ पाता, तो इनकेस आपकी ईमेल अपडेट है तो ईमेल पे OTP आ जाता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इनकेस आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में मोबाइल नंबर या ईमेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।